नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो जैसा कि हम इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं। हमने 100 जो बहुविकल्पीय प्रश्न था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका हमने व्याख्यात्मक हल इस प्रकार से किया ताकि इतिहास के जो तीनों खंड है उसकी एक समझ हमारे अंदर पैदा हो सके। और अब हम लघुत्तरीय प्रश्न जो है 2023 एनुअल एग्ज़ाम का, उसका भी हम इस तरह से इसका व्याख्यात्मक इसका उत्तर हम आप लोगों को सोल्व करके दिखा रहे हैं ताकि आपको इतिहास की और बेहतर समझ जो है एक ही साथ तीनों खंडों की हो जाए। क्योंकि जितना कम समय है एग्ज़ाम में, उसमें अभी से पूरे बुक को कवर करना इतना आसान नहीं है। और चूँकि सामने आप लोगों का एग्ज़ाम है, इसलिए मेरा लक्ष्य है कि पहले एग्ज़ाम में हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हो वो बहुत ही बेहतर वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दे, एक बेहतर रिजल्ट आए, ताकि फिर हम आगे आप लोगों के लिए जो प्लानिंग है आपके कैरियर के लिए, तो आपके रिज़ल्ट पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए वीडियो को एक बार नहीं कई बार आप जो है बार बार इसको देखिए। देखने से क्या होगा कि आपको इसकी पूरी समझ इस तरह से तैयार हो जाएगी कि एग्ज़ाम में हम समझते हैं कि प्रश्न आएगा और आप उसका जवाब देने की स्थिति में होंगे। तो चलिए अब इसी के साथ हम 15वें प्रश्न तक का हल जो है हमने कर लिया था, और आज हम 16वें प्रश्न से हम अपना लेक्चर प्रारंभ करेंगे। ये आपको लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने 1 से 15वें प्रश्न तक का हल किया था। और इसी के साथ साथ आप लोग अपना फिर सब्सक्राइबर बढ़ाइए, चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपकी संख्या बढ़े। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपने 16वें प्रश्न से इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। 16वां प्रश्न है, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को किन किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। तो आइन ए अकबरी आपको अबुल फजल ने लिखा था। आइन ए अकबरी अकबर के दरबारी थे, दरबारी कवि थे, विद्वान थे, और उनका नाम था अबुल फजल। और अबुल फजल ने ये पुस्तक लिखा था आइन ए अकबरी। और इसमें जो ज़मीन थी, जो जितने हिस्से में मुग़ल साम्राज्य स्थापित था, भारत के जितने बड़े भाग में अकबर के शासनकाल में आपको मुग़ल साम्राज्य का विस्तार था, वहाँ चूँकि जो सम्राट थे, मुग़ल सम्राट थे, उनकी आमदनी का जो स्रोत था वह मुख्य रूप से भू राजस्व था, लैंड रेवेन्यू था, ज़मीन से किसानों से लिया जाने वाला कर था। अब वो क्या करेंगे कि सभी ज़मीन एक प्रकार के नहीं होते हैं। हम लोगों के पास होते हैं, कुछ ज़मीन अधिक उपजाऊ होता है, कुछ ज़मीन उससे थोड़ा कम उपजाऊ होता है, और कुछ ज़मीन बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं होता है। अब यदि मुग़ल सम्राट सभी प्रकार के ज़मीनों पर एक जैसा अगर टैक्स बांध देंगे तो फिर किसानों का शोषण होगा। किसान कहाँ से देंगे? बंजर ज़मीन से कोई उपज नहीं होगी तो किसान जो है भू राजस्व कहाँ से देंगे मुग़ल सम्राट को। तो इसी वजह से जो इनके दरबारी कवि थे अबुल फजल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आइन ए अकबरी, और उसमें भूमि को उन्होंने किन किन वर्गों में विभाजित किया था। सिर्फ चूँकि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से इसका आंसर लिखना है, इसलिए हम एक सीमित आंसर इसका लिखेंगे जितना लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा 16वें प्रश्न का। इस 16वें प्रश्न का आंसर लिख लीजिए कि आइन जितना पूछ रहा है उतना ही का जवाब देना है हमें। आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को
भूमि को निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को निम्नलिखित चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो हमारा जो प्रश्न है कि कितने वर्ग में वर्गीकृत किया गया, तो उतना ही हमें अपने जवाब में लिखना है। तो पहला जो है वो है पोलज। ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, जिसका हमने आपको भूमि के चार जो वर्ग थे और किस आधार पर जो है उपज के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था। तो आप उस ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले लेक्चर को देखिएगा, तो उसमें हमने विस्तार से इसका व्याख्या किया है। और चूंकि लघुत्तरीय प्रश्न है, तो जितना हमें पूछ रहा है जवाब हमें उतना ही देना है। हमें सिर्फ इसमें स्कोर लाना है, जितने अंक का ही प्रश्न है उतना नंबर हमें आ जाना चाहिए, उतना ही लिखना है। और बाकी जो इसकी व्याख्या है ये हम पूर्व के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो एक था पोलज, और पोलज वैसे ज़मीन को कहा जाता था, ये सबसे उपजाऊ ज़मीन होता था और यहाँ वर्ष भर खेती होती थी, सालों भर खेती होती थी। उसके बाद दूसरा जो था वो परती था। तो ये परती जो खेत होता था उसमें 1 से 2 वर्ष तक खेत को खाली छोड़ दिया जाता था और 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद उससे खेती होती थी। तो सबसे उपजाऊ भूमि जो थी उसका नाम पोलज रखा गया था और दूसरे नंबर पर जो था उसको परती रखा गया था। और उसके बाद था तीसरा जो वर्ग है भूमि का, उसका नाम है चाचर। तो चाचर जो है इसमें आपको 1 से 2 वर्ष तक खाली छोड़ा जाता था परती को, और 2 के बाद ऊपर बढ़ जाइए 3 से 4 वर्ष तक जो है जिस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता था, उसमें किसी प्रकार की कोई खेती नहीं की जाती थी, तो उसको चाचर कहा जाता था। अब चाचर जो किसी के पास ज़मीन है उसमें 3-4 साल जब वो किसान खेती ही नहीं करेगा, तो फिर वो मुग़ल सम्राट को भू राजस्व देगा कहाँ से। इसलिए सभी प्रकार के जो ज़मीन 4 वर्ग में जो बांटा था उपज के आधार पर बांटा था, और सभी प्रकार के खेती से अलग अलग टैक्स जो है किसानों को देना पड़ता था, भू राजस्व। और उसके बाद चौथा जो था ये सबसे कम उपजाऊ भूमि था, इसका नाम था बंजर। और बंजर जो भूमि था वो आपको 5 वर्ष तक उसको खाली छोड़ दिया जाता था। 5 वर्ष के बाद लगभग 5 वर्ष में 1 बार खेती होती थी। तो इस तरह से 16वें प्रश्न में यदि आप इतना ही उत्तर लिख देंगे तो आपको कोई भी, जितना 2 मार्क्स का ये प्रश्न है, निश्चित रूप से आपको 2 मार्क्स इसमें आ जाएगा, 1 मार्क्स भी कोई काट नहीं पाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 2 ही बात हमें बताना है, बहुत लंबा इसका आंसर नहीं लिखना है, जितना पूछा जाए उतना ही जो है हमें जवाब देना है। तो अकबर का जो जन्म है वो कब हुआ था उसका पहले आंसर देखते हैं, कब है। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, देखिए ये डेट हो गया, कब हुआ था तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हमें जोड़ देना है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के हिंदू राजा राणा बिरसाल के महल
में हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहाँ हुआ था? राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि अकबर का जो पिताजी थे, जिसका नाम था हुमायूं, तो हुमायूं की स्थिति उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो अफ़गान शासक था शेर शाह सूरी, वो हुमायूं का पीछा कर रहा था। तो हुमायूं देखा कि हम ऐसे जगह अपनी पत्नी जो उनकी थी हमीदा बानो बेगम, उसको ऐसे जगह हम छिपा दें जो कम से कम शेर शाह सूरी को पता नहीं चले, क्योंकि वह गर्भवती थी हुमायूं की पत्नी, और उनको डर था कि कहीं शेर शाह जो है हमारे पत्नी की भी हत्या कर देगा और उसके साथ मेरे बच्चे भी मारे जाएंगे। तो इसलिए हुमायूं क्या किया कि जब दिल्ली से शेर शाह सूरी भगाया हुमायूं को, तो हुमायूं क्या किया कि अपनी पत्नी को हमीदा बानो बेगम को क्या किया कि ये राणा बिरसाल, अमरकोट के हिंदू राजा, ये सिंध के पास है, और राणा बिरसाल के महल में जो है अपने पत्नी को छोड़ दिया और उसके बाद वो ईरान चला गया। तो ईरान चला गया, तो इस तरह से आप समझिए, हमने आपको इसका कंसेप्ट बताया। तो हुमायूं जो है अकबर के जन्म के समय अपने पत्नी के साथ नहीं था, और वही हिंदू राजा जो राणा बिरसाल था उसी के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। तो इसका कंसेप्ट भी समझ गए, और क्वेश्चन अगर ये पूछता है तो हमें इतना ही जवाब देना, इतना ही जवाब में हमें पूरा मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद हम चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। ये 17 हो गया। मुगल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो जो 2 तरीका आपको बोला है, सिर्फ उसका उल्लेख कर देना है, बता देना है कि वो कौन सा तरीका था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 18 का, मुगल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 तरीके निम्नलिखित थे। अब 2 तरीका, अभिवादन का 2 तरीका, जैसे कोई व्यक्ति को अगर मुग़ल बादशाह से मिलना है, आपको पता है कि 1526 ईस्वी में जब बाबर दिल्ली का बादशाह बनता है, तो वो बादशाह की पदवी धारण करता है, पादशाह की पदवी धारण करता है। और 1526 ईस्वी के पहले 1206 से 1526 ईस्वी तक जो भी दिल्ली का शासक होता है, दिल्ली का जो राजा होता है, उसे सुल्तान कहा जाता है। तो सुल्तान और बादशाह में अंतर समझिए। बादशाह सिर्फ मुग़ल वंश के सम्राट जो है उपाधि धारण करते हैं। तो मुग़ल दरबार में प्रचलित अभिवादन के 2 तरीके निम्नलिखित हैं। जैसे मुग़ल दरबार में बादशाह के पास अगर कोई व्यक्ति मिलने आता है, तो फिर वो बादशाह को किस तरह से उनका अभिवादन करेगा। अभिवादन का मतलब है कि किस तरह से उनको प्रणाम करेगा या किस तरह से उनका मान सम्मान करेगा। तो इसमें हम बताए थे कि एक तो था सजदा, एक अभिवादन का तरीका था सजदा, जिसमें हम क्या करते हैं कि घुटनों के बल ज़मीन पर लेटकर और अपने सिर को भूमि में सटाकर और हम अभिवादन करते हैं। तो ये सजदा करना पड़ता था मुग़ल दरबार में बादशाह के सामने। ये अभिवादन का एक तरीका था। और दूसरा जो तरीका था उसे कहा जाता है, उसको पायबोस कहा जाता है। पायबोस, इसमें क्या होता था कि जैसे कोई आदमी आया तो मुग़ल सम्राट के पास सजदा करके अभिवादन किया, और कोई आया दूसरा तो पायबोस किया। तो पायबोस में क्या होता था कि जो व्यक्ति मुग़ल सम्राट से मिलने आता था, वह अपने सिर की पगड़ी मुग़ल बादशाह के पैर पर रख करके और फिर
उनके पैरों को चूमता था, तो इसी को पायबोस कहा जाता है। तो ये दो तरह के तरीके पूछा है, और भी तरीके हैं जिसमें कॉर्निस है। हम ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी है जिसको हम और विस्तार से बताएं, और इसी वजह से कह रहे हैं कि वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो फुल कॉन्सेप्ट आपको तैयार हो जाएगा इतिहास का। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कोई बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आप वीडियो देख लेंगे, आपको पूरी तरह से इतिहास पर आपका कमांड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो इसका भी जितना ज़रूरत है उतना ही लिखेंगे। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गोपुरम। तो गोपुरम क्या होता था कि दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार भव्य व ऊंचे बनाए जाते थे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, था नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो मंदिर होते थे, तो उस मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था, प्रवेश द्वार का मतलब कि एंट्री करने का जो गेट होता था, जिस गेट से लोग मंदिर के अंदर जाते थे, वो बहुत ऊंचे होते थे और बहुत भव्य होते थे, विशाल होते थे। तो उसी प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। तो हमें इतना ही उत्तर 19वें प्रश्न का लिखना है, इससे ज़्यादा हमें लिखना नहीं है। हमें इसमें पूरा मार्क्स हमें आ जाएगा, क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है। इस तरह से हम अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये मिटा देते हैं आपका 16वां और 17वां। इसका आप लोग क्वेश्चन आंसर का नोट्स जो है निश्चित रूप से बनाते जाइएगा, और नोट्स बना लेने से क्या होगा कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और यदि आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो फिर आप वीडियो देख करके भी आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला जो प्रश्न है, इसको देखिए। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले किन्हीं दो वंशों के नाम बताए। सिर्फ दो वंश का नाम बताना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जितना पूछ रहा है उतना ही काम करना है। तो विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले 20वां प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले दो वंशों के नाम बताएं। करने वाले दो वंश निम्नलिखित। तो ये विजयनगर जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य आपका साउथ इंडिया में स्थित था, दक्षिण भारत में यह स्थित था। और जो आज हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो दक्षिणी भाग है और कर्नाटक के आसपास जो भाग है, वहीं पर ये विजयनगर साम्राज्य था। और ये यादवों का साम्राज्य था। यादव वंश ने इस साम्राज्य को स्थापित किया था, और यह बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही डेवलप, बहुत ही विकसित साम्राज्य था विजयनगर। तो यहाँ कई वंश के राजाओं ने शासन किया, लेकिन उनमें से सिर्फ दो वंश का हमें नाम लिखना है। और याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे जो महानतम शासक था, उनका नाम था कृष्णदेव राय। और शायद इससे संबंधित भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में है, जहां हम और डिटेल्स में आपको बताए हैं। तो यहाँ विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले दो वंश निम्नलिखित है।
तो एक लिख दीजिए, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया उसका नाम है संगम वंश। एक संगम वंश लिख लीजिए और एक अराविडू वंश लिख लीजिए। दो वंश का नाम लिखना है तो दो वंश लिख लीजिए। इसमें आपको सालुब वंश भी है, उसके बाद तुलुब वंश भी है, लेकिन तुलुब और सालुब और तुलुब वंश का नहीं चर्चा करेंगे। दो का कहा है तो दो हमने लिख दिया। जितना क्वेश्चन पूछा उतना हमने आंसर दिया, हमें उसको पूरा मार्क्स उसको देना पड़ेगा। लिंगायत समुदाय की 21वां प्रश्न, लिंगायत समुदाय की दो विशेषताएं बताइए। तो 21वां, लिंगायत समुदाय की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो ये लिंगायत समुदाय पर भी आपका प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में, वहाँ भी हमने इस पर की व्याख्या किया है लिंगायत समुदाय का। तो ये लिंगायत जो समुदाय था इसकी स्थापना कौन किया था? वासवन्ना किया था। ये हम आपको बताए हुए ऑब्जेक्टिव वाला में देखिएगा, वासवन्ना था। और ये जो वासवन्ना था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म में व्याप्त जो कुछ कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ जो है इस समुदाय के लोग आंदोलन करते थे, लिंगायत समुदाय के लोग। तो इनका था कि जाति व्यवस्था का विरोध और समानता एक विशेषता है। जाति व्यवस्था का विरोध व समानता। तो ये कर्नाटक में प्रचलित था। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में ये जो वासवन्ना है इसी ने लिंगायत समुदाय एक सोसाइटी बनाया था। और वे जो समुदाय के लोग थे वे वासवन्ना को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। और इसने क्या किया कि जो उस समय हिंदू समाज जो जाति व्यवस्था में बटी हुई थी उसका विरोध कर रहे थे। ये इनका विरोध करना इनका एक कार्य था। और दूसरा था समानता, यानी सभी लोगों को समान रूप से देखने की बात की गई थी। और दूसरा एक विशेषता ये हो गया कि जाति व्यवस्था का विरोध व समानता। और दूसरा जो इसका विशेषता था कि पुनर्जन्म और वेदों में अविश्वास था इनका। दूसरा पुनर्जन्म, इसको काट देते हैं, यहाँ लिखिए पुनर्जन्म व वेदों में अविश्वास। इनको जो हिंदू धर्म में जो यह मान्यता थी कि इंसान जब मर जाता है तो फिर उसका नया जन्म होता है, उसका पुनर्जन्म होता है, तो इसमें ये अविश्वास करते थे। ये वासवन्ना को इसमें कोई विश्वास नहीं था और इस लिंगायत समुदाय को इसमें कोई विश्वास नहीं था रीबर्थ में, पुनर्जन्म में। और जो वेद जो हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है उस पर भी इनको विश्वास नहीं था, क्योंकि वेद में भी आपको जाति व्यवस्था और बहुत सारे जो यज्ञीय कर्मकांड है उसका चर्चा किया गया था। तो इस तरह से पुनर्जन्म और वेद ये दोनों में अविश्वास करते थे लिंगायत समुदाय के लोग। तो इस तरह से दो विशेषता अगर पूछेगा लिंगायत समुदाय का, यही पूछ देगा कि लिंगायत समुदाय की स्थापना किसने की, तो वासवन्ना। कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में हुआ। तो ये एक हम कह सकते हैं कि इन्होंने, वासवन्ना ने एक समाज सुधार आंदोलन चलाया था जिसमें जाति व्यवस्था का विरोध किया और कहा कि सभी लोग समान हैं, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये इनका ये मानना था कि जब एक बार व्यक्ति मर जाता है तो फिर उसका अंत हो जाता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। लेकिन ये हिंदू धर्म में मान्यता थी। और वेद में भी उनका अविश्वास था, क्योंकि वेद में बहुत ऐसी बातें थी जिसको वो चुनौती देते थे। जैसे यज्ञ करने से आपको भगवान
का दर्शन हो जाएगा या परमात्मा जो है प्रसन्न हो जाएंगे। और वेदों में ही आपको पता है कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है उसी में समाज को पहली बार 4 वर्गों में बांटा गया है। तो इन सब कारणों से वो पुनर्जन्म और वेदों में अविश्वास करते थे। और भी लिंगायत समुदाय की विशेषताएं हैं, लेकिन चूंकि 2 विशेषताएं ही हमें लिखना था और इसलिए हम, और इनका एक और चीज़ बताए हुए हैं आपको, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेक्चर में बताए हुए हैं। ये जो है से अर्ध गोलाकार जो है पत्थर का एक इष्टलिंग गले में धारण करते थे, ये भी एक इनकी विशेषता है। और इनके जो देवता थे वो शिव थे, शिव को अपना देवता मानते थे। शिव मतलब शंकर भगवान को। तो इस तरह से ये लिंगायत समुदाय की 2 विशेषता हो गई। अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। बहुत ही फेमस ये प्रश्न है और इसका जवाब आपको आना चाहिए, क्योंकि ये सबको हम पढ़ाए भी हुए हैं। जो भी हमारे छात्र हैं उनको हम बड़ी विस्तार से ये जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है इसके बारे में हम पढ़ाए हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज करके इसका आंसर लिख देते हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर लिखिए 22वें नंबर का। हड़प्पा सभ्यता की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता, आपको पता है कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता जो है इसे कई नाम दिया जाता है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इसे सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, इसे ताम्रकांस जुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस तरह से कई नामों से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। क्यों? क्योंकि 1826 ईस्वी में जो चार्ल्स मैसन था उसने सबसे पहले हड़प्पा के टीलों को देखा था। और उसके बाद चूँकि रेलवे लाइन बिछाना था अंग्रेज़ों को, लाहौर से कराची तक, पाकिस्तान में अभी पड़ता है लाहौर और कराची, तो उस समय उनको भारी संख्या में ईंटों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने देखा कि एक ऐसा टीला मिला और उस टीला से में बहुत सारे ईंट पड़े हुए थे और वहाँ से लोग उसको ले जा रहे थे। तब उसे 1826 ईस्वी में उसको देखा और उसका नाम था हड़प्पा। तो इसी के कारण फिर जो है आपका 1921 ईस्वी में प्रोफेसर दयाराम साहनी, जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, और उन्हीं के डायरेक्शन में, उन्हीं के निर्देशन में जो है प्रोफेसर दयाराम साहनी ने ये हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। तो खुदाई करवाई तब पता चला कि यहाँ तो बहुत बड़ी सभ्यता, भारत की बहुत प्राचीन सभ्यता का अवशेष पड़ा हुआ है इसके नीचे। तब जाकर के खुलासा हुआ कि नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ा कोई सिविलाइजेशन है, पहले का कोई सभ्यता है। और तब उस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। और फिर इसका विस्तार जो है मोहनजोदड़ो, और फिर आपको लोथल गुजरात में, फिर कालीबंगा राजस्थान में, फिर आपको बलूचिस्तान में मेहरगढ़, और कहाँ कहाँ जो है से इसके आपको अवशेष मिले जो हड़प्पा के वस्तुओं से मिलता जुलता था। तब उनको लगा कि नहीं, ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, इसका विस्तार जो है दुनिया के 3 देशों में था, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो वो हड़प्पा सभ्यता है। तो ये जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, इसका क्या जो है विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है नियोजित शहरीकरण। पहली विशेषता, चूँकि ये प्रथम नगरीय सभ्यता है, तो नियोजित शहरीकरण या नगरीकरण भी लिख सकते हैं, शहरीकरण एवं उन्नत जल निकास प्रणाली।
देखिए इसका जो शहरीकरण था, नियोजित का मतलब है प्लान्ड, प्लान टाउनशिप, मतलब है ऐसा लगता है कि उतना प्राचीन काल में कितने लोग विकसित मस्तिष्क के थे, उनके दिमाग कितने विकसित थे कि उन्होंने ये जो हड़प्पा शहर बनाया उसको प्लानिंग के तहत बनाया, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया। इसलिए नियोजित शहरीकरण, और वहाँ पानी के निकास के लिए भी आपको नालियों का अवशेष मिला हड़प्पा में, और बिल्कुल जो नाली है उसमें बीच में आपको गड्ढे भी मिले हैं जहाँ पर कचरा वगैरह जमा हो जाता था, तो फिर उसको सफाई भी किया जाता था समय समय पर। तो इतना विकसित जो जल निकास प्रणाली थी, पानी निकालने की जो तरीका था, वह दुनिया के और किसी भी सभ्यता में नहीं था। और अंग्रेज भौचक्के रह गए थे कि कितनी विकसित थी ये सभ्यता, और भारत की प्राचीन सभ्यता कितनी विकसित थी। तो इस तरह से आपको और भी ग्रिड प्रणाली, दूसरा हड़प्पा सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। ये इसकी दूसरी विशेषता थी, बनाए गए थे। ग्रिड प्रणाली क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हड़प्पा अगर मिला, तो फिर यहाँ से जाने के लिए देखिए ये रास्ता बना हुआ, और रास्ता बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बना हुआ, और फिर यहाँ पर एक दूसरा मान लो मोहनजोदड़ो मिल गया, फिर यहाँ से कहीं गया, यहाँ आ रहा है तो पता चल रहा है कि यहाँ लोथल मिल गया। तो ये एक शहर से दूसरे जगह शहर तक जाने के लिए बिल्कुल उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया था, और पूरे शहर को जोड़ दिया था, एक जाल की तरह जुड़े हुए थे। तो जब कई शहर एक दूसरे के साथ सड़क मार्गों से जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही पद्धति को हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर एक जाल की तरह एक दूसरे से सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए थे। तो इसलिए दूसरी विशेषता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषताएं आपका पूछ रहा था, तो हमने दो लिखा। और भी इसकी विशेषताएं हैं, सड़कों के बारे में, इसके भवन के बारे में, इसका जो नगर होता था उसमें एक ऊंचा हिस्सा होता था जिसको गढ़ी कहते थे, और एक निचला हिस्सा होता था जहाँ पर श्रमिक आवास होते थे, लेबर क्वार्टर्स होते थे। तो और भी कई इनकी विशेषताएं हैं। ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, इनके ईंट का एक माप जो है निश्चित होता था। तो और भी कई सारी विशेषताएं हम लॉन्ग क्वेश्चन में जोड़ करके लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है तो इसमें हमें इतना ही पर्याप्त है। हड़प्पा सभ्यता की दो विशेषताएं निम्नलिखित है, नियोजित शहरीकरण एवं उन्नत जल निकास प्रणाली। इसको समझ गए? हड़प्पा सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति से बनाए गए थे। तो इस तरह से हमारा 22वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम इसको इधर मिटाते हैं। अब चलिए हमारा 23वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 23वां, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर निम्नलिखित हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के 4 जो मेन टाउन थे, जो प्रमुख नगर है, उनका नाम हमें लिखना है। तो एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी जो है स्टुअर्ट पिगट ने कहा था।
स्टुअर्ट पिगट एक इतिहासकार थे और उन्होंने कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये जुड़वा राजधानी थी। तो दो तो आ ही जाएगा, और भी दो जो महत्वपूर्ण स्थल है वो लिख दीजिए। तो पहला हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर में एक तो आपका हड़प्पा हो गया, दूसरा आपका मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, ये प्राचीन भारत का इतिहास से प्रश्न है। उसके बाद तीसरा आपका लोथल हो गया। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पर गोदीबारा था, बंदरगाह था। यहाँ पर जहाज़ें रुकती थी आकर के, और उसी जहाज़ों के माध्यम से ये मेसोपोटामिया की सभ्यता और भी जो आपको मिस्र की सभ्यता है या अदर कोई भी जो सिविलाइजेशन है उसके साथ ये व्यापार करते थे। तो लोथल में एक बंदरगाह था और उसी बंदरगाह को हम गोदीबारा भी कहते हैं। तो इसलिए लोथल भी बहुत ज़्यादा आपको प्रमुख स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद आप कालीबंगा ले सकते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये कालीबंगा हमारे भारत में राजस्थान में स्थित है, और आपका जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, आपको सिंधु नदी के किनारे, और हड़प्पा जो है से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर। तो इस तरह से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो ये 4 प्रमुख नगर पूछ रहा था, हमने 4 ही लिखा। और भी नगर पूछता तो हम 10-20 नगर और लिख सकते थे, लेकिन जितना प्रश्न है हमें जवाब उसी का देना है। अब हम चलते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी? जितना पूछ रहा है उतना ही का जवाब देना है। तो इसका स्थापना जो है जो किया था वो अजातशत्रु किया था। पाटलिपुत्र 24वां प्रश्न देखिए, इसको बहुत लोग उदयन कहता है। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। तो उदयन ने पाटलिपुत्र का स्थापना नहीं किया था। उदयन पाटलिपुत्र को, यानी पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, उसको मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था, स्थापना नहीं किया था उदयन। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये यही कंफ्यूज करता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, तो सीधा लोग उसका आंसर मार देता है कि उदयन थी। नहीं, उदयन नहीं थी, इसकी स्थापना अजातशत्रु ने किया था। क्योंकि अजातशत्रु को आपको पता है कि जो ये वैशाली मुजफ्फरपुर का जो हम लोगों का क्षेत्र है, लिच्छवी के साथ भी युद्ध हुआ था, और उसी समय उन्होंने आपको एक गंगा नदी के तट पर ये पाटलिपुत्र का स्थापना किया था 490 बीसी में। और 490 बीसी में मगध का शासक जो है आपको अजातशत्रु था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 490 ईसा पूर्व के बारे में हम समझाए हुए हैं कि आज से 2025 हो रहा है। तो आज से 2025 साल पहले जो साल था वो 0 था, और उस 0 से 490 साल पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो ये 0 ईस्वी से 490 साल पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। तो अभी 2025 है, उसमें जोड़ दीजिए 490 वर्ष, तो लगभग 2500 साल पहले पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 490 ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम, पहले इसका नाम पाटलीग्राम रखा था, पाटलीग्राम नाम से किया था। क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि ये बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और ये जो वंश है हर्यक वंश है, हर्यक वंश से आता है ये, और हर्यक वंश ने ही भारत के सबसे
शक्तिशाली साम्राज्य जो मगध साम्राज्य है उसकी स्थापना आपको करता है। तो बिंबिसार का जो बेटा है वो अजातशत्रु है। तो इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। पितृहंता वंश इसको क्यों कहा जाता है? इसमें जितने भी राजा हुए हैं सब अपने पिता की छुरा भोग कर हत्या करके शासक हुआ है मगध का। तो बिंबिसार जब शासक था तो उसका बेटा अजातशत्रु ने छुरा भोग कर आपको बिंबिसार की हत्या कर दी। और जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर रहा था छुरा भोग कर, तो अजातशत्रु का जो बेटा था उदयन, उसका जो बेटा था उदयन बड़ी गौर से देख रहा था कि मेरा पिता जो है वह सम्राट बनने के लिए, राजा बनने के लिए किस तरह से मेरे दादा का छुरा भोग कर हत्या कर रहा है। इसलिए ये इसी अजातशत्रु का जो बेटा है उदयन, वो भी अजातशत्रु का छुरा भोग कर हत्या कर देता है और मगध का शासक बन जाता है। और जब उदयन मगध का शासक बनता है तो वही क्या करता है कि मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले आता है, पाटलीग्राम ले आता है और इसका नाम रख देता है पाटलिपुत्र। तो यही पाटलिपुत्र का कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना 490 ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम नाम से किया था। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। तो ये पूरा कंसेप्ट आप पाटलिपुत्र का समझें। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की थी, तो इसका पूरा कंसेप्ट हमने आपको अपने लेक्चर में बता भी दिया। और जितना बताया, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे तो इस सारी घटना को अगर आप लिख देते हैं तो फिर दीर्घोत्तर ये प्रश्न का भी उत्तर आपका तैयार हो जाता है। और इसी वजह से कहते हैं कि लेक्चर को समझिए। इतिहास रटने की चीज़ नहीं है, इतिहास समझने की चीज़ है। और इतिहास को जब आप समझ जाएंगे तो जैसे ही आपके पास प्रश्न आएगा बिल्कुल आप उसका जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। आप बहुत सारा डेट फेट या ये सब चीज़ के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें याद करना है, लेकिन हमें कंसेप्ट समझना है ताकि प्रश्न आए और मेरे दिमाग में चलने लगे कि हाँ ये बात है। तो इस तरह से 24वें प्रश्न समाप्त हुआ। आज हम 25वें प्रश्न को पूरा करेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर आपका 1 घंटा 7 मिनट का हो गया था। तो हम समझ सकते हैं कि उतना लंबा टाइम आपको भी थोड़ा पढ़ने में परेशानी होती होगी। तो इसलिए हम 25वां प्रश्न को सॉल्व करके और फिर 26वें प्रश्न से कल के लेक्चर में हम इसको समाप्त करेंगे। तो इस तरह से देखिए, अगला आज का अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न। पच्चीसवां क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र, ये 1857 की क्रांति। देखिए आधुनिक भारत के इतिहास से आ गया प्रश्न। 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली 2 महिलाओं के नाम लिखिए। सिर्फ 2 लेडीज़ का नाम बताना है जो 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो ये 25वां प्रश्न का खाली 2 का नाम लिख दीजिए। पहले जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से पहले ऊपर का हम लिख लेते हैं कि 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने वाली दो महिलाएं निम्नलिखित है।
2 महिलाएं निम्नलिखित। तो एक तो आपका हो गया लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपको पता है कि अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते इन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था। तो इस तरह से हम अगर समझे तो आपका जो ये होता है कि लक्ष्मीबाई आ जाती है, और एक जो है और है झलकारी बाई है। इसी में आप इसका लिख लीजिएगा झलकारी बाई का नाम। इसको आप आंसर में नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम दे दिए हैं झलकारी बाई। ये सेनापति थी, कमांडर इन चीफ थी इसका, किसका? लक्ष्मीबाई का। हम राउंड में घेर दिए, क्योंकि 2 का नाम लिखना है तो आप सेनापति कौन था, तो झलकारी बाई थी। और ये भी जो है बहुत ही मजबूती के साथ अंग्रेज़ों से 1857 में लड़ाई की थी। और उसके बाद आपको एक बेगम हजरत महल का नाम बहुत आता है, उनका नाम जरूर लिखिए। ये अवध की नवाब थी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इन्होंने अवध में जो है मोर्चा संभाला था। देखिए लक्ष्मीबाई कहाँ संभाली थी? झांसी में। और बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ कहाँ मोर्चा संभाली थी? अवध में, अवध रियासत में। तो अवध जो है ये आपको नवाब का रियासत है, और ये जो झांसी है यहाँ की रानी जो है लक्ष्मीबाई है। तो इस तरह से 2 महिलाओं का नाम पूछ रहा था, जिसका नाम हमने लिख दिया। और जितना आपको प्रश्न में पूछे उतना ही आपको उत्तर लिखना है, और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। ज़्यादा कुछ लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं आ जाएंगे। 2 अंक के प्रश्न है, और यदि आपको ये प्रश्न लिख दिए, 1 अंक भी काटने की कैपेसिटी नहीं है यदि आपका सही लिखे हैं। और यदि आपका अंक काटता है तो उसमें अगर चैलेंज वगैरह की बात होगी तो हम उसमें पूरी तरह से आपके सपोर्ट में होंगे हर तरह से, और आपके कैरियर तक हमें इस ले जाना है, हमारा जो लक्ष्य है उसको। तो इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है यही समाप्त करते हैं, और पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और भी अपने मित्रों को बताइए कि इस चैनल को ये देखें, और अपना जो है आगे का कैरियर जो है हम लोग जो सभी के साथ एक मीटिंग भी रखेंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम बनाएंगे, जो गर्ल्स का अलग होगा, बॉयज़ का अलग होगा, और सबसे हम लाइव आकर के भी एक समय आएगा तो आप लोगों का ओपिनियन लेंगे, और उसके बाद आपके जीवन के लक्ष्यों के बारे में जान करके उसके हिसाब से हमें पूरे तैयारी की आपका योजना बनाना है। तो इसी के साथ आज हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। नमस्कार।